वेलकम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड जाना नॉवल की शुरू करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें, मैं अंधेरे में मर जाऊंगी। परी ने रोते हुए दरवाज़ा पीटा। आह, मेरे साथ गद्दारी करने वालों को मर ही जाना चाहिए, लेकिन बेफिक्र रहो, तुम्हारी अंधेरे के साथ बहुत जल्दी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि तुम हर किसी के साथ जल्द ही फ्री हो जाती हो। मीर बोलते हुए बाहर की जाने पड़ा और परी कदमों की चाप दूर होने पर घुटनों में सर दिए बैठी चली गई। मैं सच में मर जाऊंगी और किसी को खबर भी नहीं होगी, परी रोते हुए बड़बड़ाई। मीर गुड़िया के कॉलेज के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वजह बड़ी बीबी साहिबा की 2 दिन से कॉल पे कॉल थी कि गुड़िया बहुत ज्यादा उदास है, तो रोज थोड़ी देर के लिए से मगर गुड़िया के साथ गुजारा करो। और मीर बड़ी बीबी का कहा टाल नहीं सकता था, मगर पिछले 2 दिन इतनी मसरूफियत रही थी कि मीर को सर खुजाने का टाइम भी बामुश्किल से मिल पाता था। इसलिए आज वो खसूसी गुड़िया के लिए टाइम निकाल कर आया था और लंच भी साथ करने का इरादा रखता था। रास्ते में जवार की कॉल आने पर उसको भी लंच पे इनवाइट कर लिया था। गुड़िया को अपनी तरफ आता देखकर मीर सोचों से बाहर निकला और उसके चेहरे पर बड़ी नर्म सी मुस्कुराहट आई, और ये मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए मखसूस थी, वरना तो वो हर वक्त ही करख्ती छाई रहती थी। ओ माय गॉड, आज मैं क्या देख रही हूँ। मेरे कॉलेज के सामने हैंडसम आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे लगा आज भी करम दादा आएगा और सॉरी कहकर चला जाएगा। गुड़िया ने गाड़ी में बैठते ही पहले शौकी से और फिर उदासी से कहा, आई एम सॉरी गुड़िया, पता तो है भैया का कितना बड़ा बिजनेस है और काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर गया। अगेन आई एम सॉरी। मीर ने गुड़िया को प्यार करके गाड़ी चलाई। बस आप ना मेरे सामने अपनी तारीफ मत ही करें, आप छोटी गुड़िया के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। गुड़िया ठंड की। अच्छा ना, आज का सारा टाइम मेरी गुड़िया का, पहले लंच करेंगे, घूमेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। मीर ने गुड़िया को लालच दिया। वाह, मतलब आज हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। जी हाँ, और आज तो मैं जवार से भी मिलवाऊंगा, वो आज हमारे साथ लंच करने वाला है। कौन जवार? गुड़िया ने नासमझी से मीर की तरफ देखा। वही दोस्त जो कॉलेज की छुट्टियों में हमारे पास आता था और जिसे तुम बहुत ज्यादा तंग करती थी, मीर ने याद दिलाया। हाँ, वो जिसे मैं लूमर भी कहती थी और उसकी बैग पर चढ़कर जोर जोर से मुक्के मारती थी, गुड़िया ने याद करते हुए कहा। जी हाँ, मेरा वही दोस्त, लेकिन अब तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मीर गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए बोला। ओके पहले मिलने तो दे, आपके डिसेंट दोस्त से। गुड़िया ने गाड़ी से उतरते हुए छेड़ा। ओके तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आया, मीर हंसता हुआ बोला। सवार रेस्टोरेंट में टेबल पर लैपटॉप रखे कोई काम करने में मसरूफ था। वो मीर का इंतजार करते करते थक चुका था। लगता है मौसूफ पहली बार किसी को लेने गए हैं। मेहमान को लंच पर इन्वाइट करके इतना इंतजार कौन करवाता है। जवार ने बड़बड़ाते हुए सर उठाया और पहली नजर रेस्टोरेंट में दाखिल होती हानि पर पड़ी। है ये इधर क्या कर रही है, और वैसे आई किसके साथ है? लग तो अकेली रही है, मगर इतने महंगे रेस्टोरेंट में अकेली कैसे आ सकती है? चल बेटा जवार, पूछना ही पड़ेगा, फिर से इंसल्ट करवाने के लिए तैयार हो जा। जवार खड़े होते हुए हानि की तरफ बढ़ा। हेलो मिस कियान, इधर किधर गुम है? जवार हानि के सामने आते हुए बोला। ओ माय गॉड, हर बार बंदर से टकराना जरूरी होता है। हानि ने उसको देखते ही गंदा सा मुंह बनाया। अब तो हर बार ही टकराना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना बंदर पीछा छोड़ेगा। जवार ने मुस्कुराया। ओ मिस्टर बंदर, एक बार अपने भैयों से मार खिलवाई ना तो ये टकराना फूल के हॉस्पिटल के बेड पर नजर आओगे, हानि ने डराया। ओहो, तुम्हारे भैयों को भी देख लेंगे, डरता थोड़ी ना। अभी जवार कुछ और बोलता मीर को अपनी तरफ आता देखकर चुप हुआ। चलो छोड़ो इस बात को, आओ मैं किसी से मिलवाता हूँ। जवार मुस्कुराया। जैसे मैं तो तुमसे ही मिलने आई हूँ ना, चलो हटो मेरे रास्ते से, वरना एक पंच मारूंगी नाक में, और नाक किसी को दिखाने के काबिल नहीं होंगे। हानि ने नाक चढ़ाया। इतनी देर में मीर उन दोनों के पास पहुंच चुका था। यार मेरे बगैर ही तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ तारुफ कर लिया, मीर जवार से गले मिलते हुए बोला। क्या? दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। अरे भाई, दोनों के चेहरे कैसे लाल पीले हुए हैं। गुड़िया इनसे मिलो, ये है मेरा बेहतरीन दोस्त जवार अफंदी, और जवार ये है मेरी गुड़िया हाना हैदर। मीर ने हंसते हुए तारुफ करवाया। मगर उन दोनों के चेहरे ऐसे थे जैसे ये है जवार अफंदी, जैसे ये है मीर की गुड़िया हाना हैदर। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, इतने सालों बाद देखा है, बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो। जवार होश में आते हुए बोला। मतलब पूरी दुनिया में हाना को ही क्यों मीर की गुड़िया निकलना था? पहले भाई कम था जो अब बहन भी कसर पूरी करेगी। जवार तेरी तो किस्मत ही खराब है, पटाने का सोचा भी तो किसको? मीर की ही बहन को। अगर मीर को पता चल गया तो मेरी गर्दन ही उड़ा देगा, अल्लाह ही बचाए मुझे। वालेकुम अस्सलाम जवार भाई, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। इतने सालों बाद आप भी तो बूढ़े बूढ़े से लग रहे हैं। हानि ने भाई से
भाई पर जोर देते हुए कहा, इतने साल तो ऐसे कह रहा है जैसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है और एकदम से अनजान कैसे बन गया, बदतमीज बंदर ना हो तो। गुड़िया तुम तो मेरे हैंडसम दोस्त को बूढ़ा मत कहो। मीर ने मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। क्यों भैयू, मैं जवार भाई को बूढ़ा क्यों नहीं कह सकती? चेयर पर बैठते हुए हानी ने जवार को ऐसे घूरा जैसे भी कच्चा चबा जाएगी। अल्लाह रहम करे, मीर की गुड़िया तो मुझे आंखों से ही सालम निकल जाएगी और मेरा दोस्त आज मुझे मरवा के ही सांस लेगा। जवार ने हानी की तरफ मासूम नजरों से देखते हुए सोचा, क्योंकि गुड़िया जवार जिस लड़की को पटाने के चक्कर में है उसने भी पहली मुलाकात में इसे बूढ़ा ही कहा था। बेचारा मेरा दोस्त, मीर ने अफसोस करते हुए गुड़िया को बताया। ओ तो जवार भाई किसी लड़की को पटाने के चक्कर में है? हानी ने भाई को लंबा खींचते हुए कहा। यार ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले लंच कर लेते और गुड़िया को बताना जरूरी थोड़ी है। जवार ने मस्कीन की शक्ल बनाकर मीर को रोकने की नाकाम कोशिश की। मीर तो मुझे सीधा हार्ट अटैक दिलवा के रहेगा, अभी सिर्फ पटाने की कोशिश की, अब तो लगता है इससे भी जाऊंगा। अरे भाई गुड़िया को भी तो पता चले ना कि उसके जवार भाई के साथ क्या क्या हुआ है। क्यों गुड़िया? मीर ने गुड़िया की तायीद ली। हाँ हाँ, जिसने मेरे साथ ये सब किया है तो उसी को बता रहा है, ताकि बाद में तेरी ये गुड़िया मुझे गधे की तरह गंजा कर दे, गद्दे की तरह गंजा कर दे। क्यों नहीं भैया, मुझे भी तो पता चले जवार भाई कितने बेचारे। हानी ने जवार को फिर से घूरा। इस टाइम से जब भी मुलाकात की है तभी इस बेचारे की इंसल्ट हुई और मजे की बात इस लड़की का भी अभी तक नाम भी नहीं मालूम कर सका। मीर ने एक और बात उगली। टाइम? हानि की हैरत भरी आवाज उभरी। यार मीर तो किस्तों में क्यों मार रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं करता, एक ही दफा गोली से उड़ा दे मुझे। हाँ ना जवार, उसे डाइन बुलाता है, मीर ने जोश से बताया। हानि ने जवार की तरफ देखा जैसे कह रही हो मैं डाइन हूँ, अब तो मुझे मिल, तेरा खून न पी जाऊं तो मेरा नाम बदल लेना। और जवार बेचारा नजरों से अपनी सफाई दे रहा था। जवार भाई आप मुझे कभी उस डाइन से मिलवाइएगा, यकीन करे कभी दोबारा इंसल्ट नहीं कर सकेगी। हानि ने डाइन पर जोर देकर कहा। यहाँ से जिंदा बच के जाऊंगा तो ही मिलवाऊंगा। आज तुम दोनों बहन भाई ने मुझे मारने की कसम खाई है। हाँ जवार, तू कभी इस चुड़ैल को मेरी गुड़िया से मिलवा, फिर तो देखना क्या होता है। मीर ने जोश से काम लिया। चुड़ैल भी जवार भाई ने नाम दिया होगा। हानि ने सदमे से चूर आवाज में पूछा। तुम मिलो सही, तुम्हारा तो वो हशर करूंगी कि दोबारा कभी किसी को दूसरे नाम से पुकार नहीं पाओगे। बस वो मुंह से एक बार फिसल गया। सवार ने बच्ची कुची जान बचाने की कोशिश की। मीर तो दुश्मनों से भी बढ़कर वार कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, मुझे तेरे फिसलने का बड़ा पता है, बस एक बार मुझसे मिलो, फिर दोबारा फिसलने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी। चलो छोड़ो यार, इसकी स्टोरी तो चलती रहेगी। बताओ लंच में क्या क्या लेना है? मीर ने बात खत्म की। सब कुछ बताने के बाद मेरा दोस्त कह रहा है अब छोड़ो यार, तेरी बहन अब मुझे जिंदा कहाँ छोड़ेगी, नजरों से तो अभी भी कत्ल ही कर रही है। सवाल तेरे जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम है, अब तो जो अल्लाह ही बचाए इस चुड़ैल से, मेरा मतलब है हाना से। यार अब छोड़ दिया है तुझ पर सब। मीर सुबह सुबह अपनी फेवरेट शर्ट ढूंढने में मसरूफ था। आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और शर्ट मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी बार मुलाजमा को कहा है मेरी वार्डरोब में कपड़े कलर्स के हिसाब से सेट किया करे, मगर मुझे तो सारे ही हड हराम मिले हैं। मीर शर्ट ढूंढता हुआ बड़बड़ाया। किस कबर्ड में घुसा के रखती होगी? मैंने तो इधर। मीर के हाथ कबर्ड में एकदम साकित हुए। ओ माय गॉड, वो शर्ट तो उस लड़की ने पहनी थी और मैंने उसे बेसमेंट में डाला था। उसको तो करम दादा ने खाना भी नहीं दिया होगा। काश इसी वक्त करम दादा को बता देता तो उसे मालूम होता कि लड़की उधर है तो खाना भी देना पड़ेगा। मीर तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? अगर वो लड़की मर गई हुई तो क्या करोगे? जवार ने बेसमेंट की तरफ भागते हुए खुद को कोसा। सारे मुलाजिम अपने साहब को सुबह सुबह इस तरह भागते देखकर परेशान हो गए, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मीर ने उनको सख्ती से बताया हुआ था कि जब तक वो खुद किसी को ना बुलाए तब तक कोई भी उसके नजदीक ना आया करे। मीर ने परेशानी की हालत में दरवाजा खोला तो परी सामने ही कमरे के कोने में ढलकी हुई नजर आई। तो वो भागकर उसके पास पहुंचा और उसको अपने मजबूत बाजों में भरा और अंदर की तरफ भागा। अपने बेड पर लिटाने के बाद उसका चेहरा थपथपाया। पानी के छींटे मारे, मगर परी ने कहां होश में आना था। प्लीज प्लीज होश में आ जाओ, मैं गलती सुधारने के चक्कर में दूसरी गलती कर बैठा हूँ। तुम एक बार होश में आ जाओ, मैं खुद छोड़ाऊंगा, प्लीज मेरी बात मान लो। मीर पड़पड़ाया। मैं टाइम क्यों जाया कर रहा हूँ, मुझे करम दादा को फोन करना चाहिए। मीर ने जल्दी से पॉकेट से सेल फोन निकाला और करम दादा का नंबर मिलाया। हाँ हेलो करम दादा, जल्दी से अम्मा जान वाले डॉक्टर को लेकर व्हाइट विला पहुंचो। और मेरी जल्दी कहने का मतलब जल्दी ही है। मीर ने करम दादा की कोई भी बात सुने बगैर कॉल काटी, क्योंकि मीर को मालूम था करम दादा जहां भी होगा वो जल्दी से भी पहले व्हाइट विला में पहुंच जाएगा। मीर ने परेशानी से परी के ऊपर कंबल ठीक किया और उंगली से उसकी सांस चेक की। सांस तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मगर पता नहीं तुम्हारे मामले में क्यों बन गया था। शायद इसलिए कि तुम आफान खान की बहन और मेरे ऑफिस में घुसी थी, बट अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। बस तुम एक बार में होश में आ जाओ, वरना जमीर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
ورنہ میرا سمیر مجھے زندہ نہیں چھوڑेगा۔ میر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا بڑبڑا رہا تھا جب گاڑی کی آواز پر ایک دم روم سے باہر بھاگا۔ دادا جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر میرے روم میں آؤ۔ میر نے سیڑھیوں پر کھڑے کرم دادا کو اپنی طرف بلایا اور خود بیڈ روم میں گھسا۔ دادا سر کا اشارہ کرتا ڈاکٹر کو لے کر میر کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے میڈیکل باکس نکالا اور پری کا چیک اپ کرنے لگا۔ آپ کی مسز کا گلوکوز لیول بہت ڈاؤن ہے اور اس کے علاوہ پانی کی کمی بھی ہے اور بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے جلدی سے بتایا اگر تھوڑی سی دیر کرتا تو میر سالار نے اس کا گریبان پکڑ لینا تھا، اس لیے فوراً سے پہلے میر کی طرف دیکھ کر بتایا۔ بیڈ پر پڑی لڑکی کو میر کی مسز کہنے پر دادا کو ایک دم کھانسی ہوئی اور میر کے گھننے پر رک بھی گئی تھی۔ زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ میر نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بس میں ڈرپ لگا دیتا ہوں، ٹیبلٹس لکھ دیتا ہوں، آپ مریضہ کے ہوش کے آنے کے بعد کھلا دیجیے گا اور کوشش کریں کہ آپ کی مسز دوبارہ سٹریس نہ لے ورنہ سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے دوبارہ مسز کہنے پر میر نے اسے گھورا اور اس میں تنبیہ تھی کہ اپنا کام کر کے چلتے بنو۔ دادا تم جلدی سے ٹیبلٹس لے آؤ، ڈاکٹر صاحب خود چلے جائیں گے، میر نے دادا کو حکم دیا اور دادا کو پتہ چل گیا تھا یہ ڈاکٹر کی چھوٹی سزا ہے جو اس نے پوچھے بغیر اس لڑکی کو میر کی مسز بتا دیا۔ مگر میرے پاس گاڑی، میر ایک گھوری پر بیچارہ ڈاکٹر بات بھی مکمل نہیں کر سکا۔ دادا میری آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دو، میں اپنا پورا دن اپنی مسز کے پاس رہوں گا، میر نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا۔ مگر صاحب آج امپورٹنٹ میٹنگ، دادا کی بات میر نے کاٹی۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں سنی کہ میری مسز دوبارہ سٹریس نہ لیں، اب میری غیر موجودگی میں کہیں میری جان کے سٹریس کا باعث نہ بنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی تو ٹھیک کہا ہے نا؟ میر نے تنزیہ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ میر نے تنزیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی بالکل میر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر نے فخریہ جواب دیا۔ دادا تم جاؤ اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنے قدموں پر تشریف لے جائیں، میر نے دونوں کو روم سے باہر بھیجا۔ اف اللہ، میری مسز اتنی چھوٹی سی ہو سکتی ہے، میری مسز! دل گدگدایا۔ ڈاکٹر نے بھی اچھا جوک کیا، مگر یہ میرے کپڑے پہن کر میرے ہی بیڈ روم میں پڑی ہے تو کوئی بھی اس کو میری مسز بنا سکتا ہے۔ اف میر، تم بنا کیا سوچ رہے ہو؟ وہ گڑیا کی عمر کی ہے اور اس کی بے ہوشی میں لوفروں کی طرح تاڑنا اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ میں لاؤنج میں بیٹھ جاتا ہوں، اگر اس کو ہوش آ گیا اور تم نہ ہوئے۔ دل نے دلیل دی۔ ہاں ادھر ہی صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں، چلو سامنے تو ہوگی اور آفس ورک بھی کرتا رہوں گا۔ دل نے بہانہ ڈھونڈ ہی لیا۔ زوار کل لنچ سے آتے ہی گھر میں الوؤں کی طرح جاگ رہا تھا، پریشانی سے ویسے اس کا برا حال تھا۔ زوار افندی تو پیدا ہی بیڈ لک کے ساتھ ہوا، اگر تجھے کوئی لڑکی اچھی لگنی ہی تھی تو کیا ضروری تھا کہ وہ میر کی ہی بہن ہو؟ اور اب میر سے کس طرح بولوں گا کہ مجھے تیری بہن اچھی لگتی ہے اور یہ وہی ہے جسے میں راستوں میں روک لیتا تھا؟ میر نے تو میری گردن مروڑ دینی ہے۔ نہیں، اس سے پہلے کہ اس کی ڈائن بہن نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ میر مطلب گڑیا نے تصحیح کی گئی۔ ہائے اللہ، اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ جس طرح کہ وہ ہے اس نے تو سب کے سامنے میری چپلوں سے دھلائی کر دینی ہے۔ اے میرے مالک، اب تو ہی سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہانا پیار سے نام لیا گیا کہ دل میں میرے لیے پیدا کر دے اور اس کے سامنے جانے کے لیے مجھے ہمت دے۔ یہ سب سوچتا زوار کچھ کھانے کے لیے کچن کی طرف بڑھا، مگر لاؤنج میں ماما کو ٹی وی دیکھ کر ان کی طرف مڑ گیا۔ ماما پاپا کے ساتھ انبن ہو گئی ہے کیا؟ زوار ان کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو کیوں بیٹا جی، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ماما نے زوار کے کان کھینچے۔ ارے آج آپ کمرے سے باہر جو ہیں، ورنہ لیلا مجنو کی جوڑی ہر وقت ساتھ رہتی ہے، زوار نے شرارت سے کہا۔ چل شریر نہ ہو تو تمہارے پاپا نیوز چینل دیکھ رہے تھے، میں اس لیے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اوہ، میں بھی کہوں ہیر رانجھا کو مار دینے والے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ زوار نے چڑھایا۔ تم چپ ہو رہے ہو یا تمہارے پاپا کو بلاؤں؟ ماما نے دھمکی دی۔ اچھا چپ ہو گیا، ہر بار ڈکٹیٹر کی دھمکی دینا ضروری نہیں ہے، تم بھی تو اس کے بغیر خاموش نہیں ہوتے۔ مما، زوار سنجیدہ ہو کر بولا۔ جی مما کی جان، میں شکل سے بندر یا لومڑ لگتا ہوں کیا؟ ارے میرے بیٹے کی سچائی کس نے میرے لال کے منہ پر دے ماری؟ ماما مسکرائی۔ ماما میں سیریس ہوں، زوار ٹھنکا۔ ارے میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، کس نے میرے حسین بیٹے کو بندر کہا ہے؟ ماما نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ہے ایک چڑیل، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ماما بس ایک شخص ہے جو مجھے دیکھتے ہی ہائپر ہو جاتا ہے، زوار نے بات بنائی۔ میرے بیٹے سے تو پیار سے ہینڈل کرو نا اس کو۔ ماما کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی کا معاملہ ہے۔ پیار سے کس طرح ہینڈل کرو؟ زوال نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ارے بیٹا، ہر وقت تعریف کرو، بلکہ ایسا کرو کوئی پیارا سا گفٹ بھی دو، کیا پتا بندر کہنا بند کر دے۔ ماما مسکرائی۔ ہاں کوئی گفٹ دو تاکہ وہ بھی میرے منہ پر مارے۔ اوکے ماما، آپ کی اس بات پر عمل کروں گا، کیا پتا کوئی ریزلٹ نکل آئے۔ چلو مجھے تاروں کی خواہش نہیں کرتا، مگر وہ کھڑوس مسکراتی رہے۔ میر 2 گھنٹوں سے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا اور اب تو مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھنے اور کام کرنے سے گردن بھی اکڑ گئی تھی۔ گردن اونچی کر کے ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کی، بیڈ کی طرف غور سے دیکھنے پر اسے لگا پری ہلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میر جلدی سے صوفے سے کھڑا ہو کے بیڈ کے پاس آیا اور پری کا چہرہ تھپتھپایا۔ پریام مجھے سن رہی ہو؟ چلو آنکھیں کھولو، ادھر میری طرف دیکھو۔ میر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پریام کی آنکھیں میر کی آواز سن کر ایک دم سے کھلی اور میر کو دیکھتے اس کے چہرے پر
ڈر کی ایک لہر آئی اور میر کو اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر خود پر بہت زیادہ غصہ آیا. میں کہاں ہوں؟ پری ڈر کے مارے اٹھنے لگی تو میر نے ہاتھ لگا کر اسے اٹھنے سے منع کیا. لیٹی رہو ادھر، اور تم میرے بیڈ روم میں ہو. اور کدھر جانا ہے تم نے؟ میر نے جواب دے کر اس کا ماتھا چھوا. میں اس کمرے سے ادھر کیسے آئی؟ میر نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور میر کو یہ بات چبھی. مطلب اب یہ میری طرف بھی نہیں دیکھے گی، اور مجھے اس کا اپنی طرف نہ دیکھنا اتنا غصہ کیوں دلا رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد تاریکی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر میں تمہیں ادھر لے آیا. میر نے سچ بولنے سے گریز کیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں پوری رات اندھیرے کی وجہ سے روتی رہی تھی. پری نے اس کا جھوٹ پکڑا. ہاں تو صبح صبح ادھر لے آیا. ایک رات سے تم مر تو نہیں گئی؟ اور میری طرف دیکھ کر بات کرو. یہ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میر کو آخر کار برداشت نہ ہوا تو کہہ دیا. ہاں تو ایک دن اور نہ لے آتے تو میں مر جاتی. پری نے پھر بھی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا. پیام میر غصے سے دھاڑا اور پری نے اس کی دھاڑ سن کر آنکھیں بند کر لی. تم نے آج مرنے کی بات کی ہے. اگر آئندہ ایسی فضول بکواس کی نا تو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا تمہیں. بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پری کے مرنے والی بات پر دل میں کہیں درد سا اٹھا تھا اور پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا. اس لیے غصے میں پری کا چہرہ دبوچا. تو آپ مجھے اس کمرے میں کیوں بند کیا؟ پری نے روتے ہوئے اس کا سر اس کے کندھے پر رکھا جیسے اپنا سارا ڈر نکال پھینکنا چاہتی ہو. آئی ایم ریئلی سوری. اگر آئندہ ایسا ہوا نا تو سب سے پہلے اس کمرے میں خود کو بند کروں گا. پھر ٹھیک رہے گا؟ میر نے پری کا سر تھپکتے ہوئے کہا. اور مجھ پر غصہ بھی ہوئے تھے. پری کو ایک اور بات یاد آئی. میں اپنے آپ میں سے غصہ نکال پھینکوں گا. نہ غصہ رہے گا اور نہ ہی تم پر کر سکوں گا. اوکے؟ پری کوئی اور بات کرنے لگی تھی جب میر نے اسے ٹوکا. فی الحال کوئی بات نہیں. جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تب سارے شکوے ایک ساتھ کر لینا. ابھی تم آرام کرو. میر تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں. پھر اس کے بعد ٹیبلٹس بھی لینی ہے تم نے. میر نے پریام کو تکیے پر لٹاتے ہوئے کہا. میر. پریام نے میر کو بلایا اور میر کو لگا جیسے ساری دنیا ساکت ہو گئی. اس کا دل رک رک کے دھڑک رہا تھا. اس طرح میر کو تو کسی نے بھی نہیں بلایا. یہاں تک کہ اس کی بہنوں نے بھی نہیں, اس کی اماں جان نے بھی نہیں, اس کے دوست نے بھی نہیں. پھر پریام کے منہ سے ادا ہوا یہ لفظ اتنا پیارا کیوں لگا؟ اگر وہ اس طرح پکارے گی تو میر کیا خاک کام کر سکے گا؟ وہ تو دنیا کو روک دے گا. اس کا دل تو کیا کہ بول دے جی میر کی جان, مگر خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے اشارے سے پوچھا. بولو کیا بولنا چاہتی ہو؟ میرے لیے کھانے میں فروٹ زیادہ ہوں. پری نے معصومیت سے کہا اور میر سر کا اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا. دھت تیری کی میر, تو ایسے بلایا تھا جیسے کوئی دل کو چھیڑ جانے والی بات کرے گی, مگر کہا بھی تو کیا میرے لیے فروٹس لانا نہیں, مطلب کوئی تعریف ہی کر دیتی. چلو بندہ خوشی خوشی مان لیتا ہے. میر تو بھی کیا سوچ رہا ہے؟ میر سر چھٹکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا. کسی کی عادت بنو, محبت اپنے آپ بن جاؤ گے. میں ڈائن ہوں, میں چڑیل ہوں اور خود کا نہیں پتا. بدتمیز کو بندر نہ ہو تو میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. اب کی بار ایسا سبق سکھاؤں گی میرا نام لینا بھول جائے گا. بلومر اتنا زیادہ چینج ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھائیوں کا وہی دوست ہے جسے میں سب سے زیادہ تنگ کیا کرتی تھی, اور بھائیوں کے سامنے میری اتنی اچھی تعریفیں کی. اگر بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ گڑیا کے بارے میں یہ سب باتیں کی ہیں تو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. خیر زندہ تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی, بس بندر سے ملاقات ہو جائے. ہانی کالج کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑبڑائے جا رہی تھی. میرے لیے تو آج کل دن ہی خراب چل رہے ہیں. پری تو وہ گھر جا کر بیٹھ کے اور بندر میرے بھائی کا دوست نکل پڑا. ہائے بولوں تو کس کو بولوں؟ جاتے جاتے آپ ہی سے بات کر لیتی ہوں, تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا. اور نہیں تو کلاس میں خواہ کسی سے بیڈ موڈ کے ساتھ لڑ پڑوں گی. سیل فون میں نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچا. السلام علیکم آپی, کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ کال پک ہوتے ہی ہانی سٹارٹ ہوئی. وعلیکم السلام میری جان, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. تم سناؤ, صبح صبح آپی کی یاد کیسے آ گئی؟ آپی ہانی کی آواز سن کر مسکرائی. آپی میں بہت اداس ہوں, پری اب تک نہیں آئی. ہانی کی اداس بھری آواز آئی. ارے میں بھی کہوں آپی کی یاد کیسے آ گئی؟ پری کی غیر موجود کے ہم غریبوں کی یاد کا سبب بنی ہے. نہ کریں آپی, آپ لوگ تو میری جان بستی ہے. بس جلدی سے بتائیں کہ بھائیوں سے پری کے بارے میں بات کی ہے؟ ہانی نے اپنے مقصد کی بات کی. ہائے اللہ, تم اس بات کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو, بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو. آپی نے مصنوعی غصے سے کہا. اچھا نا, آپ بتائیں بات کی ہے بھائیوں سے؟ میری جان بھائیوں سے بات کی ہے اور اس نے سختی سے منع کر دیا. آئندہ تم اس بارے میں بات نہیں کرو گی ورنہ بھائیوں ناراض ہو گئے. آپی نے نرمی سے بات کی. اوکے آپی, میں بات نہیں کروں گی. اب آپ فون رکھیں, مجھے کالج جانا ہے. ہانی ایک دم افسردہ ہوئی. ہانی میری جان غصہ بالکل نہیں ہونا. بھائیوں کی اپنی لائف ہے, وہ جس طرح مرضی گزارے. آپی نے سمجھایا. جی آپی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اوکے اللہ حافظ. ہانی نارمل انداز میں کہتی کال کٹ کر دی.
हाय अल्लाह, भैया ने मना कर दिया, मतलब किसी और चुड़ैल को मेरी भाभी बनाएंगे। हानि अपने होते हुए ऐसा नहीं होने देगी, परी को अपनी भाभी बना के छोड़ूंगी। परी जल्दी से वापस आ जाओ, फिर देखना भैया किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। मेरी दोस्त है ही इतनी मासूम कि कोई भी उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। चल हानि, कॉलेज से देर हो रही है, इसके बारे में बाद में सोचूंगी। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना। मीर सालार हैदर, तेरा दिल बहुत बड़े धोखेबाज है। नहीं मतलब आया भी तो किस पर? दुश्मन की बहन पे, और मेरी तो अब सुन ही नहीं रहा, जैसे बरसों से इस पर परी की हुकूमत हो। हाय मेरी किस्मत भी क्या क्या करवाती है। कभी किचन में ना घुसने वाला बंदा आज एक लड़की के लिए नाश्ता बना रहा है। अगर जवार मुझे किसी लड़की के लिए नाश्ता बनाते देख ले तो बेचारा सदमे के मारे बेहोश हो जाए। कोई ना, बड़े बड़े सोरमा इस दिल नामुराद की वजह से ढेर हुए हैं, मैं तो सिर्फ आम सा बंदा हूँ। मीर ने नामहसूस अंदाज में खुद को तसल्ली दी, जैसे ये कोई छोटी सी बात हो। नाश्ता तैयार करने के बाद मीर सीधा अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम में दाखिल होते मीर को सामने सोफे पर फ्रेश सी परी नजर आई, जो उसके लाए हुए सूट पर बच्ची बच्ची सी लग रही थी। चूंकि मीर को लेडीज शॉपिंग का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो अपनी मर्जी से कल शाम जाके 2-4 सूट ले आया था, मगर वो परी की जिसामत के लिहाज से अच्छे खासे बड़े थे। मजबूरी में परी को ये कपड़े भी ठीक लगे, क्योंकि एक बार वो मीर के कपड़े पहनकर देख चुकी थी, इसलिए ऐसी गलती वो दोबारा नहीं कर सकती थी। ये लीजिए आपका नाश्ता तैयार है, जल्दी से कर लें, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। मीर ने परी की मासूमियत से नजरें चुराते हुए कहा, ये दिल मुझे बर्बाद करवा के रहेगा। ये तो ऑमलेट है, मुझे नहीं पसंद, मैं फुल फ्राई खाती हूँ। परी ने नाश्ता देखते मुंह बनाया। क्या तुम्हें ऑमलेट नहीं पसंद? और मैं इतनी देर से किचन में खड़ा झक मार रहा था, मुझे कम से कम बता तो देती, फुल फ्राई ले आता। मेरे को एकदम गुस्सा आया। एक तो उसकी मीटिंग थी, ऊपर से परी के लिए बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया, और मैडम को वो नाश्ता ही नहीं पसंद। वैसे ये मीर के लिए बहुत बड़ा धचका था। आपने मुझसे पूछा ही नहीं? परी ने डर के मारे आंखें झुकाई। तो मैडम आप इस खाद में खास से अर्ज कर देती तो इस खादम का टाइम बच जाता। मीर ने परी की आंखों में देखते हुए खुद को कंट्रोल किया। मैं सो रही थी, सोते में आपको कैसे बताती? परी ने आहिस्ता सी आवाज में मासूमियत से बोली, और इस मासूमियत पर ही तो मीर मरता है, अब क्यों ना पिघलता। अब इस तरह से बोलोगी तो खाक मीर काम पे जा सकेगा, और खाक कहीं और दिल लगा सकेगा। अब बंदा गुस्सा भी नहीं कर सकता। इतने प्यारे अंदाज से बोलोगी तो मीर सालार हैदर दिल तुम्हारे कदमों में ढेर कर देगा। कंट्रोल मीर कंट्रोल। वो फिलहाल छोटी है। मीर ने गहरी सांस ली। ओके मैं फुल फ्राई बना देता हूँ, तुम भी किचन में आ जाओ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए बोला। मीर फिर से नाश्ता बना ही रहा था जब परी हामती कामती उसका बजता सेल फोन ले आई। किसी की कॉल आ रही है। परी ने सेल फोन उसके जाने बढ़ाया। सुबह सुबह कौन टपक पड़ा है? मीर ने बड़बड़ाते हुए फोन पकड़ा, मगर सेल फोन पर नजर पड़ते ही खुशगवार मुस्कुराहट आई। हाँ भाई, सुबह सुबह हमारी गुड़िया को भैया कैसे याद आ गई? मीर कॉल पिक करते ही मुस्कुराया और इशारे से परी को नाश्ता करने को कहा। भैया मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। हानि ने भी मीर की आवाज सुनी तो लगावट से बोली, और ऐसी लगावट तो वो तभी दिखाती जब कोई उल्टा सीधा काम करवाना है। ओके भैया, आज गुड़िया से मिलने आ जाएगा। मीर ने परी के मुंह की तरफ जाता निवाला अपने मुंह में डालकर बोला, और परी बेचारे नाश्ता छोड़कर होंकों की तरह मीर को देखने लगी। नहीं भैया, आप नहीं आए, बल्कि करम दादा को भेज दीजिएगा, वो मुझे व्हाइट पिला ले आएगा। हानि ने अपनी तरफ से मीर का टाइम बचाया, मगर मीर बेचारे की घड़ी बज रही थी। हानि की बात सुनकर पानी पीते मीर को उच्छू लगा, और उसने परेशान नजरों से परी की तरफ देखा। अगर हानि इधर आ गई तो उसको क्या जवाब देगा कि ये लड़की कौन है, इधर क्यों है? फिलहाल हानि को रोकना है। हानि गुड़िया, आज ना तुम्हारा भैया बहुत बिजी है, वो अपनी गुड़िया को टाइम नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं कल खुद लेने आऊंगा, प्रॉमिस। मीर ने माथा मसलते हुए जवाब दिया। बट मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हानि को अफसोस हुआ। कोई नहीं, कल कर लेंगे। हानि को नीम रसामंद होते देखकर मीर की सांस आई। ओके भैया, मुझे कल कॉलेज के बाद पिक कर लीजिएगा। हानि मुर्दा आवाज में बोली। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफिज। मीर ने कॉल बंद होते देखकर खुदा का शुक्र अदा किया, वरना हानि इतनी जल्दी बात मानती नहीं थी। परी बेचारी टिकटिकी बांधे मीर को देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मीर के दिल में गुदगुदी हुई। आपके चेहरे पर अभी बाबा जैसी स्माइल थी। परी ने मासूमियत से मीर के चेहरे को छुआ। व्हाट, बाबा जैसी स्माइल थी? मतलब तुम्हें मेरे मुस्कुराने की तारीफ ही नहीं करनी है? धत तेरी की प्यार की जबान समझ नहीं आती, और तारीफ भी नहीं कर सकती, मतलब हर चीज मुझे ही सिखानी पड़ेगी। पता नहीं इतने सालों से क्या कर रही थी। मीर, तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो इस लड़की को देख के धड़कता है दिल। चल कोई ना मीर, तू हर चीज में एक्सपर्ट है, क्या पता प्यार में भी हो जाए। मीर बदमजा हुआ।
तो तारीफ ही की है। मुझे दुनिया में सबसे अच्छी स्माइल पापा की लगती है और उसके बाद आपकी लगी है। परी ने हैरान होकर जवाब दिया। ओह, मतलब तुम सिर्फ हम दोनों की स्माइल अच्छी लगती है। मीर का दिल गुदगुदाया। हाय मेरी जान, अगर इस तरह की बातें करोगी तो कौन कमबख्त तुम्हें जाने देगा। प्लीज मीर के दिल पर रहम करो। चलो मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ और तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हें कल खुद छोड़ आऊंगा। और हाँ प्लीज मेरा बेडरूम गंदा नहीं करना, मुझे अपना बेडरूम साफ ही चाहिए होता है। मीर कुर्सी घसीटते हुए बोला। परी का सर हाँ में हिलते देख मीर बेडरूम की तरफ बढ़ा। पता नहीं मेरा क्या बनेगा, एक तो दुश्मन की बहन से प्यार कर बैठा हूँ और ऊपर से मैडम को प्यार का पता ही नहीं। चलो इसका भी कुछ सोचता हूँ। फिलहाल मीर सलार हैदर बिजनेस पर ध्यान दो। अभी तो दिल से गए हो, फिर बिजनेस से भी जाओगे। दोनों बहन भाई ही चोर हैं, एक ने दिल चुरा लिया, दूसरा बिजनेस चुराने में लगा है। इन्हीं फासलों की क्या फिक्र, उन्हें फासलों की क्या फिक्र जो रूह से ताल्लुक रखते हों। थोड़ा इंतजार तो कर लेते, वक्त ही तो खराब करता है दिल थोड़ी। पता नहीं आज हाना मैडम पूरे लेक्चर लेकर ही कॉलेज के बाहर कदम रंजा हो गई। पिछले 2 घंटों से गाड़ी में बैठा हूँ, अब तो लगता मेरी कमर अकड़ गई है और मैडम साहिबा है कि बाहर ही नहीं निकल रही। जवार हाना के कॉलेज के बाहर 2 घंटों से इंतजार करते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाते जा रहा था। जवार दिल बड़ा करता। हाना के कॉलेज तो आ गया था मगर डर के मारे बेचारे के पसीने छूटे जा रहे थे। इससे पहले कि जवार के सब्र का पैमाना मजीद बढ़ता और वो वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ता, जवार को दूर से हाना किसी लड़की के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। शुक्र है चुड़ैल, मेरा मतलब हाना बाहर तो आई। अब मैं लड़की के होते हुए बात कैसे करूंगा। आज ही इसको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत हुई है। कोई ना जवार, तू कोई राह निकाल लेगा। सवार गाड़ी से निकलकर हाना की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया। अस्सलाम वालेकुम हाना मैडम, आपको मीर साहब ने अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया है। सवार ने हाना के पास पहुंचकर नजरें नीचे करके बोला। हाना जो अपने क्लास फेलो के साथ बात करते हुए हॉस्टल की जाने पड़ रही थी, सवार की आवाज सुनकर ठटकी। उसे यकीन नहीं था कि वो दूसरे दिन ही आ टपकेगा और फिर उसकी एक्टिंग पर तो दिल अश अश कर उठा। चलो रिमशा, शाम को हॉस्टल में बात करते हैं। और रिमशा बेचारी तो हैंडसम नौजवान को देखने में मसरूफ थी। रिमशा, मैंने कुछ कहा है। हानिक ने तो इसको इस तरह घूरते देखकर गुस्से से उसका बाजू हिलाया। बदतमीज, यही बंदर मिला है घूरने के लिए। ओके फिर शाम को मिलते हैं। रिमशा मुस्कुराई और अल्लाह माफ करे, हानि ने रिमशा की ये वाली मुस्कुराहट कभी नहीं देखी। सारे ही ठरकी हैं। रिमशा के जाने के बाद हानि सवार की तरफ मुड़ी और खूंखार नजरों से देखा। अल्लाह पाक बस आज इस चुड़ैल, मेरा मतलब हाना से बच जाऊं। सवार ने हाना की खूंखार नजरों से बचने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हाँ तो सवार भाई, क्या कह रहे थे आप। हाना भाई पर जोर देते हुए ठंडे ठार लहजे में बोली। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर भाई कह रही है। अब अगर कुछ कह दूं तो जंगली बिल्ली की तरह लड़ने लग जाएगी। वो मैं कह रहा था कि किसी जगह आरामदेह जगह पर बैठकर बात करते हैं। जवार मनमनाया और हानि को देखने से अभी भी गिरहस किया। तुम कुछ और भी कहते हो मेरे बारे में, वो तो नहीं कहा। हानि तिलमिलाई। वो बाद में कह लूंगा, फिलहाल तुम गाड़ी में चलकर बैठो। जवार के मुंह से फिसला। क्या क्या बाद में कहोगे, मतलब मुझे उन्हीं नामों से पुकारोगे। हानि तो सदमे में ही चली गई। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। सवार ने हानि के चीखने पर अपने अल्फाज पर गौर किया तो बेचारा गड़बड़ा ही गया। मैं तुम्हारे मतलब अच्छी तरह समझती हूँ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं खून कर बैठूं। हानि चिल्लाई। यार मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। सवार की शक्ल देखने वाली थी। यार, ये यार किसको बोला। अपनी उन होती सोतियों को बोलो जिनको पटाते हो। हानि यार कहने पर तिल मिलाई। लो जी जवार, तेरे खाते में एक और गुनाह शामिल हो गया। अभी तो पिछले गुनाह माफ नहीं हुए थे, अब जिसको पटा रहा हूँ उसी को ही यार बोलूंगा। यही बात समझ जाओ तो मेरी जिंदगी ना आसान हो जाए। अच्छा आई एम सॉरी। तुम गाड़ी में तो चलो, मीर का बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतना तो कर सकती हो। सवार को मजबूरन मीर का हवाला यूज करना पड़ा। हाँ भैया को पता चले ना कि उसकी बहन को पटा रहे हो तो वहीं गर्दन सर से उड़ा देंगे। आने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाई। सवार ने तो उसको गाड़ी की तरफ जाते देखकर शुक्र अदा किया। चलो ये हो गया, अब अपनी पोजीशन भी क्लियर कर लूंगा, जिसे मीर ने तो क्लियर करने के लायक ही नहीं छोड़ा। बदतमीज ने पूरी कहानी खोल के रख दी थी। चल बेटा जवाब, फिर से चुड़ैल, मेरा मतलब हाना के गुस्से के लिए तैयार हो जा। फिर कहाँ जाऊंगा मैं। उसने अगर जाने दिया तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले जाकर डॉक्टर से गले की मेडिसिन ले आओ। हानि ने रेस्टोरेंट में इधर उधर नजर घुमाते सवार को गुस्से से कहा। वो क्यों। सवार हैरान हुआ। वो इसलिए कि तुम पिछले 10 मिनट में 10 बार से ज्यादा गला साफ कर चुके और मुझे तुम्हारे गले के साफ होने के साथ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हानि ने तीर भिगोकर पार किया।
वो तो बस यूं ही, सवार बेचारा गड़बड़ाया। जिन नजरों से तुम घूर रही हो ना, इससे बस गला ही साफ हो सकता है, बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और वो फिलहाल सवार अफंदी में नापैद है। हाँ, मैं भी बस यूं ही कह रही हूँ कि कहीं गला ज्यादा ना खराब हो जाए, इससे पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लो, हानि ने तंजिया कहा। दोनों बहन भाई ने भिगो भिगो कर माने की कोई डिग्री ली हुई है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। गला तो ठीक है, बस वो रेस्टोरेंट के ठंडे माहौल की वजह से हो गया है, जवार ने शराफत से जवाब दिया है। देना ही मुनासिब समझा, वरना हानि ने तो तंज मार मार के उसको बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ना था। जी जी, रेस्टोरेंट का माहौल भी बड़ा ठंडा है। दोनों हाथों से बाजू को रगड़कर हानि ने एक्टिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जवार हानि की एक्टिंग से बदमजा हुआ, क्योंकि हानि से बहरहाल कोई नहीं जीत सकता था। जी जवार भाई, पानी पी ले, क्या पता कुछ अफाका हो, वो हमदर्दी से बोली। और जवार को भाई लफ्ज सुनकर पानी पीते अच्छू लगा। ओह आई एम सॉरी भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, हानि जवार को टिश्यू पकड़ाते हुए मासूमियत से बोली। ये चुड़ैल, मेरा मतलब हाना, मुझे छोटे छोटे अटैक दिलवाकर भरी जवानी में ही मारेगी और खुद भी बेवा होगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सवार अफंदी, तू भी क्या सोचने लग जाता है? हाना, तुम मुझे ये भाई के दम चले गए बगैर नहीं बुला सकती? सवार हकीकतन बदमजा हुआ। क्यों भला? मैं तब भी तो सवार भाई कहती थी जब आप कॉलेज की छुट्टियों में भैयों के पास आते थे। हानि ने आज ही मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ने थे। तब तो तुम मुझे लूमड़ भी बुलाती थी। जवार के मुंह से एकदम फिसला। एहसास तब हुआ जब हानि का हल्का सा कहका सुनाई दिया। देखा देखा, तब भी तुम्हारे अंदर इंसानों वाली कोई बात नहीं थी और आज भी नहीं है। हानि मुस्काई। और तुम खुद को क्या हो पता है तुम्हें? सवार की अना वाली रूह बिलबिलाई। तुम्हारे इस तरह बोलने की वजह से मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करती। हानि सवार को इस तरह बोलते देखकर मनमनाई। हाँ, खुद जो मर्जी बोलो, मगर सवार तुम्हारे बोलने पर पाबंदी है। ओ माई गॉड, सवार तुम पक्के जोरू के गुलाम बनने वाले हो। ओके आई एम सॉरी, आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा, बल्कि प्यार से बात करूंगा। जवार ने अपने मतलब की बात की। क्यों प्यार से बात क्यों करोगे? मैं क्या तुम्हारी मामी की बेटी हूँ? हानि ने चिढ़ाना लाजमी समझा। नहीं नहीं, तुम मेरी मामी की बेटी नहीं हो, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूँ। जवार ने तिलमिला के जवाब दिया। हाँ, पहला पागल देखा है जो खुद को पागल कह रहा है, वरना हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। हानि ने खाना जो कि वेटर अभी सर्व कर गया था अपनी तरफ खिसकाते हुए बोली। लंच कर लें, फिर तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगी, इससे पहले कि मैं पूरा पागल हो जाऊं। जवार ने गुस्से से डिश अपनी तरफ खिसकाई। ओके बट अपना ख्याल रखिएगा और डॉक्टर से तो चेकअप लाजमी करवाना है। हानि अपनी फितरत से बात नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर की ही तो जरूरत है, मजाल है जो ये लड़की सीरियस हो जाए। मतलब मैं प्यार की बात करने लगता हूँ और ये पता नहीं कौन सी मामियों को ले आती है। जवार, तेरी तो किस्मत ही खराब है जो तू मीर की बहन से प्यार की तवक्को कर रहा है। कोई ना, ट्राई करता रहूंगा, क्या पता किस्मत चमक जाए। जवार ने खुद को हौसला दिया। बस इतना करीब रहो कि बात ना भी हो तो दूरी ना लगे। मीर ने कल शाम को आते ही परियाम को बोल दिया था कि वो परी को सुबह होते ही छोड़ आएगा, इसलिए सुबह होते ही परी को उठाने के बाद नमाज अदा करने चला गया। मस्जिद से आने के बाद अब वो किचन में खड़ा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए परी के लिए आखिरी नाश्ता तैयार कर रहा था। अब तो ये वक्त ही बेहतर जानता था कि वो नाश्ता आखिरी बार बना रहा था या फिर जिंदगी दोबारा भी कभी ऐसा मोड़ लाएगी जिसमें मीर परी के लिए इस तरह ही मुस्कुराकर नाश्ता बनाएगा या नहीं। फिलहाल तो मीर खुश था, लेकिन परी के जाने के वैसे थोड़ा थोड़ा दुखी भी था। नाश्ता तैयार करके उसको ट्रे में सेट करने के बाद मीर बेडरूम की जाने पड़ा। जानता था परी फ्रेश से उसका इंतजार कर रही होगी। मीर का दिल तो इस बात पर ही खुश हो जाता था, चाहे नाश्ते के लिए इंतजार कर रही होती है, मगर बहरहाल इंतजार तो इंतजार होता है। नहीं, मीर बेडरूम में दाखिल होते ही परी को सोफे पर बैठा देखकर मुस्कुराया। ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता, जल्दी से कर लो फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। मीर नाश्ता उसके सामने रखते हुए बोला। घर क्यों? परी ने हैरानी से पूछा और मीर अपना ड्रेस निकालते हुए इसकी बात सुनकर ठटका। अरे घर नहीं जाना, अब सारी उम्र मेरे घर में तो नहीं रह सकती तुम। मीर अपनी हैरानी पर काबू पाने के बाद हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ। चलो हॉस्टल में रहती हूँ, मगर घर तो जाती हो ना। मीर उसके हॉस्टल वाली बात सुनकर हैरान जरूर हुआ, मगर जाहिर नहीं किया। नहीं नहीं, तो जब से हॉस्टल है तब से नहीं गई, परी ने जवाब दिया। क्या मतलब? तो फिर तुम मेरी कंपनी में किसके कहने पर आई थी? मीर को कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। वो तो दोस्त के साथ आई थी, उसके कहने पर। परी ने नाश्ता करते हुए मीर की तरफ देखा। और मेरे ऑफिस में किस लिए घुसी थी तुम? मीर ने कुछ कंफर्म करना चाहा। वो जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए। परी ने नासमझी से जवाब दिया। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ। मीर बेडरूम से बाहर जाते हुए पुरसकून आवाज में बोला कि हालांकि अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। मीर ने बाहर जाते करम दादा को कॉल मिलाई और उसको 5 मिनट के अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचने का हुक्म दिया। देखकर खुद भी उधर की तरफ बढ़ गया। करम दादा तो हुक्म का गुलाम था। वो 5 मिनट से भी पहले ड्राइंग रूम में पहुंचा और मीर को माथा मसलते देखकर परेशान हुआ, क्योंकि मीर माथे पर
माथे को तभी मसलता था जब कोई परेशानी वाली बात होती है। साहब जी, कोई परेशानी है क्या? दादा ने नजरों को झुकाते हुए पूछा। मैं जो सोचों में गुम था, दादा की आवाज पर वापस हाल में आया। हाँ दादा, मुझे तुमसे उस लड़की की डिटेल फिर से बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। करम दादा हैरान हुआ। वो लड़की पिछले 1 हफ्ते से यहाँ है और साहब को इस बारे में मालूम है, फिर भी साहब मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मगर करम दादा ने बताना था, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे वो लड़की ऑफिस में पहुंची है, घर में कौन कौन है और किस तरह का उसके साथ सलूक किया जाता है, हॉस्टल में किस लिए क्याम पसीर है। मीन अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ बता दिया और मीर जैसे जैसे करम दादा के अल्फाज सुन रहा था वैसे ही नदामत में डूबता जा रहा था। करम दादा, तुम्हें मालूम है ना कि मैंने सियासत क्यों नहीं ज्वाइन की? मीर सोफे से खड़ा होकर स्लाइडिंग डोर के पास जाके खड़ा हुआ और करम दादा इतनी गैर मुतल्लका बात सुनकर हैरान हुआ। जी साहब जी, मालूम है, करम दादा ने आहिस्ता से जवाब दिया और मीर शायद उसकी आवाज नहीं सुन सका, इसीलिए बताने लगा। करम दादा, मैंने सियासत इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि अगर कल को मैं किसी गरीब का हक न दिलवा सका तो किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, या फिर ताकत के नशे में किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं। तुम्हें पता है ना, ताकत का नशा दुनिया के सारे नशों से ज्यादा जहरीला और जोरावर है। या फिर मैं किसी अमीर की वजह से गरीबों पर जुल्म न कर जाऊं, फिर रब के सामने जालिम न बन जाऊं। करम दादा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो मैंने बिजनेस शुरू किया, ताकि बाबा मुझे ज़बरदस्ती सियासत में ना भेज दें और मैं उनके सामने कोई सॉलिड रीज़न देकर बच जाऊं। मीर ने आसमान को तकते हुए कहा। जी साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। करम दादा को ये सारी बातें पहले से ही पता थी, मगर साहब को सुनना भी लाजमी है। मगर दादा, पता है क्या हुआ? मैं बिजनेस करने के बावजूद जालिम बन बैठा हूँ। और जुल्म पता है किस पर किया है? उस लड़की पर, जो पहले से ही मजलूम है, जो पहले से ही जालिम दुनिया की जद में है। मैंने उस पर और जुल्म कर दिया और मैं इन हाथों से, मीर ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया, उसको सबसे तारी कमरे में बंद किया। वो रोती रही कि उसको तारीकी से डर लगता है, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं हैरान था कि वो बोलती क्यों नहीं, चीखती क्यों नहीं, अपना जुर्म क्यों नहीं पूछती कि उसको किस लिए बंद किया जा रहा है। अरे दादा, वो अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से अपने हक के लिए नहीं बोल सकती। वो एक अनजान आदमी से खाक अपना जुर्म पूछ पाती? उसमें तो वो हिम्मत ही नहीं दी गई थी जिस हिम्मत के साथ वो दुनिया का मुकाबला कर सके। वो तो एक बिल में घुसी रही थी और फिर एकदम से उसे मैदान में फेंक दिया कि जाओ अपने लिए लड़ो और मरो। करम दादा, क्या इस सब के बाद वो मैदान में खड़ी रह सकती है? पर साहब जी, करम दादा ने बोलने की कोशिश की। नहीं करम दादा, आज हमदर्दी के बोल नहीं सुनने। इधर दर्द हो रहा है, दिल की तरफ इशारा किया, और वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे हवेली से दर बदर होते वक्त हुआ था। ये दर्द मेरे दिल को चीर देगा दादा, मैं क्या करूं? साहब, आप माफ़ी मांग लें। दादा ने अदब से मशवरा दिया। दादा, उसे जानते नहीं हो इसलिए कह रही हो। अगर मैं उससे माफ़ी मांगी ना, वो बगैर मेरा जुर्म सुने मुझे माफ़ कर देगी। हाँ, वो ऐसी ही है। और दादा, मेरा ज़मीर ये कैसे गवारा करेगा कि मैं उससे माफ़ी तो मांगूं मगर अपना जुर्म बताए बगैर? ये नहीं हो सकता। जाओ दादा, उसे हॉस्टल छोड़ाओ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जा सकूं, शायद उम्र भर उसका सामना न कर सकूं। इसलिए तुम गुस्से और सख्ती से मीर सालार हैदर का नाम लेने से मना कर देना। उसे कहना कि वो अपनी याददाश्त से ही मिटा दे कि कोई मीर सालार भी उससे मिला था। और दादा, वो इतनी डरपोक है कि तुम्हारे गुस्से से डर के मेरा नाम अपने दिमाग से खुरच देगी। जाओ करम दादा, उसे वापस छोड़ाओ जहां से वो आई है। मीर जख्मी सा मुस्कुराया। जैसा आपका हुक्म साहब। दादा ये कहते हुए बाहर निकलता चला गया। हाँ, जिंदगी का एक और किस्सा भी तमाम हुआ और हमेशा की तरह मीर आज भी अधूरा रह गया। एक नामवर और कामयाब बिजनेसमैन रिश्ते बनाने में नाकाम है। घर तो वीरान है ही और आज दिल भी वीरान हो गया। मीर के पास खुशियाँ क्यों नहीं बसेरा करती, हर रिश्ते के साथ ही नाइंसाफी कर जाता हूँ। पता नहीं कौन से नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने करवट बदल कर देखा है, या तुम इस तरफ भी आते हो? हानि ने कदम जैसे कॉलेज से बाहर निकाला, उसे करम दादा गाड़ी के साथ खड़ा नजर आया। वो तो सुबह से खुश थी कि आज उसे भैयू लेने आएंगे, मगर मीर की जगह दादा को देखकर वो बदमजा हुआ। भैयू किधर है और तुम क्यों आए हो मुझे लेने? हानि गाड़ी के करीब पहुंचते हुए फनकारी। गुड़िया बीबी साहब को थोड़ी बिजनेस की वजह से गुड़िया बीबी साहब को थोड़ी बिजनेस की वजह से परेशानी थी, इसलिए उनके आराम के खातिर मैं खुद आ गया। दादा ने असल बात कूल करते हुए हानि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। भैया मेरे छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं, गाड़ी की स्पीड तेज करें और जल्दी से भैया के पास पहुंचा दें। हानि ने दादा की बात सुनते ही जल्दी मचाई। जी गुड़िया बीबी, अभी पहुंच जाते हैं। दादा ने स्पीड बढ़ाई। गाड़ी व्हाइट विला के एक पहुंचने के बाद ही हानि की जबान को ब्रेक लगा, क्योंकि आदत के मुताबिक वो पूरा रास्ता दादा का सर खाते आई थी। मैं तो चली भैया से मिलने और तुम मेरे लिए फास्ट फूड का इंतजाम करो। हानि व्हाइट
रोश पर भागते हुए बोली। वो एक बार पहले भी इस घर में आ चुकी थी और तब इतने खूबसूरत घर को देखकर शौक लगा था। तब उसके अल्फाज ये थे, भैयू इतना प्यारा और बड़ा घर, इसमें आप अकेले अकेले कुछ जाती नहीं है। लाउंज में दाखिल होते ही हानि को मीर सोफे पर बैठा दिखाई दिया। वो तो भागकर मीर के पास पहुंची। अस्सलाम वालेकुम भैयू, कैसे हैं और क्या बिजनेस की छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? मीर के गले लगते ही हानि ने मीर को छेड़ा। वालेकुम सलाम गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी मोटी परेशानी तो हर इंसान की जिंदगी में होती है। मीर को पता चल गया था कि दादा ने हानि को बिजनेस की परेशानी बताकर असल बात गोल की होगी। बस आपकी जिंदगी तो बिजनेस से शुरू होकर बिजनेस पर खत्म होती है। क्या बदमजा लाइफ जी रही हैं। हानि नर्म सोफे में धंसते हुए बोली और मीर को अंदाजा हो गया था कि अब वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि 2 दिन पहले ही बड़ी बीबी ने गुड़िया की ख्वाहिश बताई थी और मीर ने सख्ती से मना कर दिया था। अरे क्या हुआ, मेरी लाइफ को अच्छी खासी तो गुजर रही है। मीर ने हैरानगी जाहिर की। भैया आपने मेरी बात नहीं समझी। मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक अदद बीवी की कमी है और हमारी लाइफ में एक अदद भाभी की कमी है। हानि ने माथे पर हाथ मारकर स्नैक्स की प्लेट अपनी तरफ खींची, जो कि मुलाजमा अभी अभी रख कर गई थी। तो गुड़िया, इसके लिए एक लड़की की जरूरत होती है ना? मीर हानि की बात पर मुस्कुराया। हाँ तो लड़की मैंने ढूंढ ली है। मेरी दोस्त है, बहुत ही शरीफ और मासूम है, किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। हानि किसी रिश्ते वाली मासी की तरह स्टार्ट हुई। कहीं वो भेंगी तो नहीं जो आंख उठाकर नहीं देखती? मीर का मूड गुड़िया की बातों से थोड़ा फ्रेश हुआ। भैया आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो भेंगी नहीं है बल्कि बहुत प्यारी है। आप उसकी एक बार देखेंगे ना तो लट्टू हो जाएंगे। हानि तो आज हर बाज मार कर ही जाएगी। अरे गुड़िया, अगर मैं लट्टू हो गया ना तो तुम्हारी दोस्त मुझे लट्टू की तरह घुमाएगी और तुम्हारा भैया लट्टू की तरह घूमता अच्छा लगेगा क्या? मीर ने हानि को छेड़ा। आपने मेरी बातों को सीरियस नहीं ले रहे भैया। प्लीज ना एक दफा मिल ले, दूसरी बार खुद ही मिलने को बोलोगे। मेरी दोस्त है ही इतनी प्यारी कि बार बार मिलने को दिल करे। हानि मासूमाना अंदाज। यार पहली बात तो यह है कि वो मेरी उम्र से बहुत छोटी होगी और दूसरी बात मैं फिलहाल शादी करना ही नहीं चाहता। कुछ रीजंस हैं वो तो मैं नहीं बता सकता। मीर सीरियस तो हुआ मगर अपनी बात पर ही हुआ। मगर भैया मेरी दोस्त हानि मिनमिनाई। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स गुड़िया, और चलो आज का लंच बाहर करते हैं, मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मीर गुड़िया का सर थपकते हुए खड़ा हुआ। हाय मेरे अरमान, हाना तुमने हिम्मत नहीं आनी, बस एक दफ़ा परी वापस आ जाए, मैं खुद मुलाकातें करवाऊंगी, फिर देखूंगी कि लट्टू की तरह घूमते हैं कि नहीं। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। हानी बड़े जोश से अपने फटे हुए स्पीकर से गुनगुनाते हुए हॉस्टल में दाखिल हुई थी और इतनी खुश तब ही होती थी जब वो अपने भैयों से मिलती है। वजह यही है कि पिछले 7 सालों से मीर से दूर रही थी और सबसे छोटी होने की वजह से मीर की हवेली से जाने का भी उसने ज्यादा लिया था, इसलिए अब मीर से मिलने के बाद वैसे ही खुश होती थी जैसे बचपन में मीर के साथ खेलते हुए होती थी। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए धक्का लगने की वजह से हानि के फटे हुए स्पीकर्स बंद हुए थे। हाय अल्लाह जी, मर गई मैं, किसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई जो नजर लगाने पे तुला हुआ है। हानि कराहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी मगर रूम को खुला देखकर हवा से एकदम बेदार हुए और हानि साहिबा की चीखों से पूरा नहीं तो आधा हॉस्टल अपने अपने कामों को छोड़कर उसे देखने पर मजबूर हो गया। मगर इधर उधर परवाह किसे थी जो उनके देखने पर अपनी चीखों पर कंट्रोल करती। परी भी बेचारी हानि की चीखों की वजह से दरवाजे से बाहर निकल आई और इससे पहले कि परी उसको देख पाती हानि चीखती हुई उससे चिमट चुकी थी। परी परी मेरी जान, तुम आ गई हो, पता भी है कितना याद करती थी और बदतमीज बता के तो जा सकती थी। हानि गले लगते ही बोलती चली गई। वो परी को समझ नहीं आ रही थी वो हानि को कैसे बताए कि वो किधर थी, क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी ने उसे हद से ज्यादा डरा दिया था और कहा था कि अब उससे ही वो भूल जाए कि उसकी जिंदगी में कभी मीर सालार हैदर नामी बला भी आई थी या फिर वो कभी इसके घर में कैद रही। ये सारी बातें वो दिमाग से निकाल दे और भूले से भी कभी किसी के सामने ना बताए। अगर बताने की गलती कर दी तो मीर उसका फिर से तारीख कमरे में बंद कर देगा। और परी तो सदा की डरपोक है बेचारी, पहले ही दादा की बड़ी मूंछों से डरी हुई थी, ऊपर से तारीख कमरे के बारे में सुनकर और ज्यादा खौफजदा हो गई। हाँ मालूम है मुझे, अब तुम बताओगे कि सेल फोन को वैसे ही हाथ नहीं लगाती और घर जाने के बाद तो तुमने उसे ऑफ ही कर दिया था। हानि ने परी की मुश्किल आसान की और उसे रूम के अंदर ले आई। घर? परी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हाँ पापा घर, मैंने तुम्हें उस दिन कॉल की थी तो तुम्हारे कजन ने पिक की और तब मालूम पड़ा कि तुम उसके साथ घर जा रही हो। मत पूछो मुझे कितना गुस्सा है, मगर तुम्हारी मासूम शक्ल याद करके गुस्सा पी गई थी। हानि ने बकायदा उसका चेहरा हाथों में लिया। उस सॉरी मेरी वजह। परी कसूरवार ना होते हुए भी माफी मांगने लगी। अरे मैंने कब कहा कि तुम सॉरी करो, मेरा गुस्सा तो उसी दिन चला गया था, बाद में तुम्हें याद करती रही थी। पता है तुम्हारे बगैर हॉस्टल में मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए भैया मुझे लंच के लिए अपने साथ ले जाते थे। हानि फिर से गले लगी। मैंने भी तो तुम्हें बहुत याद किया। परी ने भी हानि जैसा हमदर्द पाके दिल का गुबार बाहर निकाला। भाई मैं हूं ही इतनी अच्छी कि मुझसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। हानि ने खुद को मस्का लगाया। और तुम इतनी डल क्यों लग रही हो, मुझे
اور ایسا لگتا ہے کہ تم روتی رہی ہو. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. پری کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر ہانی کو ایک دم تشویش ہوئی. کچھ نہیں, بس بابا کی یاد آ رہی ہے. پری کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر گئی. پاگل ہو یار, آج ہی تو گھر سے آئی ہو اور ابھی سے یاد آنے لگے. بالکل معصوم ہو. اچھا چلو جلدی سے آنکھیں صاف کرو, میں تمہیں مزے کی باتیں بتاتی ہوں. ہانے کو ایک دم سے پری پر پیار آیا. نہیں میں نے سونا ہے, مجھے نہیں سننی. پری ایک دم سے آنکھیں صاف کر دی, بستر پر لے گی, کیونکہ ہانی کا اسپیکر اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر پوری رات ہی وقت پہ وقت سے چلتا رہتا. اچھا سو جاؤ, میری تو کسی کو قدر ہی نہیں. ہائے ہانی, تیرے جیسے لوگوں کی اس ظالم دنیا کو کوئی قدر نہیں ہے. مجھے میرے جیسا کیوں نہیں مل جاتا کوئی. ہانی کی ایکٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور پری کو بھی تو اس کی ایکٹنگ میں نیند آنی تھی, اس لیے وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی. یار میر, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جو بندہ بخار میں بھی آفس کو نہیں چھوڑتا آج ہٹا کٹا بیٹھا اور پھر بھی آفس نہیں جا رہا. کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے. زوار پچھلے آدھے گھنٹے سے میر کے گھر میں بیٹھا اسی کو چھیڑ رہا تھا. زوار کل میر کے آفس نہ آنے پر بہت پریشان تھا, مگر دادا سے اس کی خراب طبیعت کے بارے میں سن کر گھر آنا چاہا تو دادا سے معلوم ہوا کہ گڑیا نے آنا ہے اور زوار افندی مر کے بھی میر کی موجودگی میں گڑیا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا, اس لیے وہ آج صبح ہی وائٹ ولا دھمکا. یار میرے سر میں درد تھا اور کچھ نہیں, مگر تیرے بار بار تنزیہ جملوں سے مجھے کچھ اور بھی ہو جانا ہے. میر اس کی ایک ہی تکرار سے بیزار ہوا. صرف سر میں درد اور میر سالار حیدر پورا دن آفس سے غائب. یار بات کچھ بن نہیں رہی. زوار نے سوچنے کی ایکٹنگ کی. اگر بات نہیں بن رہی تو میرے گھر سے دفع ہو جا اور جا کے آفس میں بناؤ. میر ایک دم بنایا. ارے میرے یار, جو بات تمہارے سامنے بن سکتی ہے وہ آفس میں کیسے بنے گی. میر کو مزید چڑھایا گیا. میرا یار بات بنانے میں لگا ہوا ہے, لگتا ہے خود کی چڑیل سے بات کافی بن گئی ہے. آگے بھی میر تھا, زیادہ دیر تک اپنی ذات پر بات چلنے نہیں دیتا تھا. او مائی گاڈ, دونوں بہن بھائی گردن پر چھری اس طرح سے رکھتے ہیں کہ نہ ہی گردن کرتی ہے اور نہ ہی دھڑ سے جدا ہوتی ہے. بس بندہ چھری کے خوف سے ہی جان دیتے. یار اس کو چڑیل تو مت بول, وہ اچھی خاصی حسین ہے اور یہاں دل کی طرف اشارہ کیا گیا. رہتی ہے. زوار نے مسکین سی شکل بنائی. اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں, وہ لڑکی چڑیل سے حسین ہو گئی. میر حیرت زدہ ہوا. او میرے بھائی, وہ چڑیل میرا مطلب ہانا تیری گڑیا, اگر تجھے یہ پتا چل جائے نا تو میرا قتل ہی کر دے. بس کر دے اس کو چڑیل بلانا. جتنی دفعہ تو اسے چڑیل بلائے گا اور پتا چلنے پر اتنی ہی دفعہ مجھے قتل کرے گا. میرے ربا مجھے بچا لے. نہیں یار, وہ لڑکی ہے ہی حسین, بس میری نزدیک کی نظر ذرا کمزور ہے. زوار نے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی. زوار افندی پیار کر بیٹھا ہے اس لڑکی سے. میر مسکرایا. یار پیار کا تو نہیں پتا, مگر جب وہ سامنے آتی ہے تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے, اور جب لڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ لمحے میں جی رہا ہوں. ان لمحوں سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. زوار نے اپنی کیفیت بتائی اور میر کو لگا کہ وہ اس کے دل کا حال میر کی شکل دیکھ کر بتا رہا ہے. میر کے دل میں درد کی لہر اٹھی, مگر آنکھوں میں پہنچنے سے پہلے ہی اس لہر کو دبا گیا, کیونکہ سامنے دوست بیٹھا تھا اور دوست تو آنکھوں سے ہی راز جان لیتے ہیں. تو میرے دوست قید کر لو ان لمحوں کو اور لے آؤ اس کو اپنی زندگی میں. میر نے مسکرا کر مخلصانہ مشورہ دیا. ہاں میرے یار, تو آنے ہی نہ دے اس کو میری زندگی میں. سب سے بڑی رکاوٹ میرا یار ہی بننے والا ہے. یارا ابھی چھوٹی ہے, پڑھنے دو, 2-4 سال انتظار کر لوں گا. زوار نے بڑی مشکل سے بات بنائی. ہاں 2-4 سال بعد دادا بلائے گی تجھے. میر نے مذاق اڑایا. ہاں بنا لے میرا مذاق, جب خود پر گزرے گی تب پوچھوں گا میں تم سے. زوار دل میں لایا. ہاں جب مجھ پر گزرے گی تو پہلے ہی وار میں اپنا بنا لوں گا, تجھے پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا. میر نے حساب برابر کیا. بس مجھے تم سے اسی قسم کی غداری کی امید ہے. زوار نے شرم دلائی مگر بے شرموں کی طرح مسکرا دیا. چلو بس اتنی تقریر کافی ہے, آؤ ناشتہ کر لو پھر آفس چلتے ہیں. میر اٹھتے ہوئے بولا. میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. او میرا جگر ہے تو, تیری ویلیو کیوں نہیں ہے. میر نے زوار کو گلے سے بھینچا. او میرے یارا, لو یو. زوار جوش سے بولا. بس یہ لو یو شو یو بھابھی کو بولنا, ہمیں سادے لوگ جفیوں سے خوش ہو جاتے ہیں. ہم جیسے سادے لوگ جفیوں سے خوش ہو جاتے ہیں. میر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا. ہائے ناکا, جسے بھابھی بول رہا ہے وہی تیری گڑیا ہے, اور بعد میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میرے سر آنے والے ہیں, اور تو نے پھر مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے. زوار بدمزہ ہوا. زہم چھپانا بھی ایک ہنر ہے, ورنہ یہاں ہر مٹھی میں نمک ہے. ہانی مجھے آج کالج نہیں جانا, تم چلی جاؤ. ہانی کے بار بار جگانے پر پری نے منی آنکھوں سے جواب دیا. پاگل ہو گئی ہو کیا, پچھلے 1 ہفتے سے کالج نہیں جا رہی, اگر اب بھی نہ گئی تو کالج والے ایکسپیل کر دیں گے. ہانی نے ڈرایا. ورنہ تو پری نے جانا نہیں تھا, مگر مجھے ڈر لگتا ہے باہر جانے سے. پری بیچاری ابھی تک خوف زدہ تھی. یارا میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, تم نہ بالکل گھر سے ٹھس ہو کر آئی ہو. ہانی بدمزہ ہوئی. تو تم کچھ بھی کہو, میں آج نہیں جا رہی. پری نے بستر میں منہ گھسایا. واہ ہانی, اگر کسی کام کو کرنے کی ٹھان لے تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے. تم تو میری چوزی ہو, ایسے منٹوں میں تیار کروں گی. ہانی نے پری کو بستر سے نیچے گرایا. کیا کر رہی ہو. پری زمین پر گرتے ہوئے ہوش میں آئی.
اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بھی کروں 5 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ, پھر ناشتہ بھی کرنا ہے, اس کے بعد کالج جانا ہے. ہانی پری کا بستر لپیٹتے ہوئے بولی. تو تم بہت ضدی ہو. پری روحانسی ہو کر واش روم کی طرف بڑھی. ارے بابا, جس کے لیے تمہیں چنا ہے نا وہ مجھ سے بھی زیادہ ضدی ہے. بس ایک بار کسی طرح ملاقات کروا لوں, پھر دیکھتی ہوں کہ کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ پری کو میری بھابھی بننے سے روکے. بس یہ ذرا سے بھیا مان جائے اور تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہانی پیچھے سے بڑبڑاتے ہوئے روم صاف کرنے لگی. ہم سے ہم کلام ہونا تو ادب آداب سے ہونا. لہجے کی تلخیوں کو ہم منہ پہ مار دیتے ہیں. میر رات کو گارڈن میں بیٹھا پچھلے 1 گھنٹے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی, پریام پریام پریام. اور اسی نام کو بگانے کے لیے تو اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کر رہا تھا. کسی بھی طرح سے اس کو دل و دماغ سے نکالنا ہے ورنہ جینا محال کر دے گی. میر نے سوچتے ہوئے ایک اور سگریٹ جلایا. مگر ضروری تو نہیں کہ یادوں کو بھگایا جائے, ان یادوں کو گلے بھی تو لگایا جا سکتا ہے. تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے نہیں آئی؟ میر نے خود کو کوسا. کوئی بات ذہن میں آتے ہی میر مسکرایا اور کال کر کے دادا کو اپنے پاس بلایا. صاحب سلام, اتنی رات کو بلائے, کوئی پریشانی ہے کیا؟ دادا نے پریشانی سے پوچھا اور بیچارہ پہلے ہی بھاگا بھاگا آیا, مگر صاحب کو اتنا پرسکون دیکھ کر زیادہ پریشان ہوا, کیونکہ میر پرسکون تب ہوتا ہے جب کسی کو بے سکون کرنا ہو.